क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग लगी सुनने में मुझे ये बात कि बेसिकली जन्म कुंडली एक हो गई जहां पर हम बचपन में ही बच्चे के बारे में देख लेते हैं, बच्चा क्या करेगा कैसे करेगा, बट जहां कर्म की बात जुड़ जाती है तो वहां हकीकत सामने ये आती है कि भाई मैं जो कर्म कर रहा हूं, लोगों का सवाल भी ये होता है कि भाई मैं कर्म खराब कर रहा हूं, कुंडली में मैं राजा बनूंगा तो कैसे बनूंगा, कर्म भी तो अपना इफेक्ट देंगे। देखो, जीवन में, दुनिया में आज के समय पर दो चीजों को लेकर के ना बहुत भ्रांतियां हैं। ज्योतिष को लेकर के, वास्तु को लेकर के, न्यूमरोलॉजी को लेकर के भी है, पॉमिस्ट्री को लेकर के भी है, वैसे तो सभी को लेकर के है, पर ज्योतिष को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आज के समय पे ज्योतिष करने वाले करोड़ों लोग बैठे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे पेड़ के नीचे बैठे पंडित हो, बिल्कुल बहुत सारे बैठे हुए हैं। पर मैं आज सिर्फ ये एक बात बताना चाहता हूं कि दोस्तों, ज्योतिष का हमारे जीवन में रोल कितना है। अगर 10 मिनट आप पानी नहीं पियोगे तो क्या होगा? आपकी डेथ तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। कोई प्रॉब्लम, आपको फर्क पड़ेगा? कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्यास लगी है तो 1 घंटे बाद भी पी लोगे, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर अभी पानी है। लेकिन जब एक कमी आपको 2, 4, 5, 10 दिन पानी, तो प्यास से तड़प तड़प के हम मृत्यु की तरफ बिल्कुल जाएंगे। लेकिन अगर 1 घंटे अभी नहीं भी पिएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्योतिष हमारे जीवन में ऐसे ही है कि इसका हमारे जीवन में बहुत छोटा सा रोल है। सबसे बड़ा रोल किसका है, हमें यह समझना है, और यही ज्ञान ज्योतिष के भ्रम को समाप्त कर देता है। हमारे पूरे जीवन में 50% में हमारे कर्मा का रोल है। ठीक है। हम हर पल, जो कर्मा क्या है, हर पल जो हम कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, हम बातें भी कर रहे हैं, ये भी एक क्रिया है, बिल्कुल ये भी कर्म है। अच्छा ज्ञान दे रहे हैं कि बुरा दे रहे हैं, ये भी हमारे कर्माज में एड ऑन हो रहा है। तो हर पल की गई क्रिया को ही कर्म कहते हैं, और 50% में आपके ये कर्मों का रोल है। आपके अच्छे कर्मा आपको सक्सेस देंगे, आपके पाप कर्मा आपको डिमोशन देंगे, कष्ट परेशानियां देंगे। अब जो 50% बचा है, उस 50% का जो 25% है, उसमें आपका नेचर, आपके भाव, आपके दान, आपकी चैरिटी, आपकी सोच समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, लोगों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, सबके प्रति 25% इससे अपग्रेड हो जाएगा। अब बचा कितना? 25% अगर नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? 75 तो है। 75 तो है। तो आपको नहीं लगता कि आपने 75% तो अच्छी सोच, अच्छी चीजें, अच्छे कर्मा से पा लिया? बिल्कुल। पर कभी कभी 100 नंबर के एग्जाम में 1 नंबर की कमी से भी बच्चा फेल हो जाता है। बिल्कुल। उसको पता है उस 1 नंबर की वैल्यू क्या है। तो अब जो 25% बचा है जी, उसमें 10%, 15% ज्योतिष एक वृक्ष है। ज्योतिष एक संपूर्ण जगत का ज्ञान है। इस ब्रह्मांड का ज्ञान ज्योतिष में समाया हुआ है जी। तो ज्योतिष का ज्ञान तो हर किसी को होना चाहिए। ज्योतिष आपको आपके समय की जानकारी देता है, आपके वर्तमान की, आपके भूतकाल की, आपके भविष्य काल की जानकारी देता है, कोशिश करता है जी। ज्योतिष से आप जान सकते हो कि आपका स्ट्रगल अभी कितना लंबा है। ज्योतिष आपको जीने की राह दिखाता है। आपके स्ट्रगल चल रहे समय को जीने के लिए बूस्ट करता है, ताकत देता है। तो ज्योतिष का भी रोल अपने आप में बहुत बड़ा है। तो ज्योतिष काम करता है 15%। अब बचा 10%। उस 10% में 2% वास्तु, 2% न्यूमरोलॉजी, 2% सामुद्रिक शास्त्र जी, 2% हस्त विज्ञान, 100% हो गया। अगर ये फॉर्मूले को कोई अपना ले तो जिंदगी सफल है। मैं कहता हूं कि सब्जी में 1 चम्मच नमक डाल के आप टेस्ट आ जाता है, लेकिन 2 बड़े चमचे डाले जाएं तो आपको नहीं लगता कि आपकी हड्डियां गलने लग जाएंगी? 1 कप चाय में कितनी चम्मच चीनी पीते हो आप? 1 चम्मच, बहुत से बहुत 10 चम्मच अगर डाल दी जाए बहुत ज्यादा हो जाएगा, डायबिटीज। लेकिन अगर नहीं डाली जाए तो टेस्टलेस है। बिल्कुल। चाय तो है, हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन में उस चीनी की तरह है कि थोड़ा सा प्रयोग करोगे तो टेस्ट आ जाएगा, मजा आ जाएगा। हद से ज्यादा डालोगे तो ये जिंदगी शुगर हो जाएगी। बिल्कुल। आपकी 100 साल की आयु, आप 60 साल में हार्ट अटैक, बीपी, 100 परेशानियों से आप निमट जाओगे। बिल्कुल। तो हमें दोस्तों ज्योतिष को ऐसे ही समझना है। ज्योतिष मनुष्य को उसके समय की जानकारी देती है, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। इसलिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर को जब आप मिलें तो उपायों के साथ अपने कर्मों पर भी जरूर ध्यान दें, क्योंकि यही कर्म है जो आपको अच्छे घर में जन्म देंगे, अच्छे भाई बहन, अच्छी पत्नी, अच्छा परिवार, अच्छा कुटुंब, अच्छे सगे संबंधी, अच्छे दोस्त,
सब कुछ इन्हीं कर्मों के आधार पर तो मिलता है, उपायों से नहीं मिलता, कर्मों के आधार पर मिलता है। अच्छा, अब आखिर में मेरे कुछ रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसका मैं चाहूंगा सीधा सीधा जवाब आपसे ले लूं, क्योंकि आपने कहा था निस्वार्थ भाव में भी कभी कभी एस्ट्रोलॉजर को सेवा करनी चाहिए। तो मेरी कोशिश ये है कि हमारे जो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आते हैं, जो लोग कहते हैं कि सर अगली बार ये पूछ लीजिएगा, उन सवालों को मैं कवर करूंगा। पहला सवाल ये है, लोगों की धारणा ये इस देश में ना, अगर मैं 100 कुंडली उठाऊं उसमें से 40-50 कुंडली में मंगल दोष मिल जाएगा। आप बेहतर समझते हैं इस बात को, जो मांगलिक दोष होता है क्या, और लोगों का मानना ये होता है जैसे बच्चा पैदा हुआ उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है, तो क्या जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष है उसकी शादी बड़ी मुश्किल से होती है? नहीं, ये ना धारणा व्यक्ति के मन में बैठ गई। जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाते हैं और बोल दें जी आप तो मांगलिक हो, तो ये बात हमारे ना मन में बैठ जाती है, और जब कोई मन में बैठ जाती है फिर वो डिले होती चली जाती है। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता चला जाता है। तो मंगल को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा है कि आपकी कुंडली में तो जी मंगल दोष है। पहली बात तो मंगल दोष नहीं होता, मंगल योग होता है। जितनी संपत्ति, जितनी शरीर में ताकत है, जितना ओज है, जितना पराक्रम है, ये सब मंगल की देन है। तो मंगल को दोष समझने की गलती कदापि ना करें। दूसरा सवाल, शनि की 7.5 क्या सिर्फ बुरी होती है? नहीं, शनि की 7.5 मनुष्य के जीवन में उसके प्रारब्धों का आधार है। उसके प्रारब्धों में, उसके प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का या इस जन्म में किए गए कर्मों का प्रायश्चित कराने का एक समय मात्र है। आप मिलावट रूपी अन्न खाते हैं, अगर घी आपको पता चले जी इसमें डालडा भी मिला हुआ है, इसमें पता नहीं कुछ और भी मिला हुआ है, तो आप उसको खाना पसंद करेंगे? नहीं, आप चाहेंगे ना कि प्योर आए। बिल्कुल। तो शनि 7.5 साल में आपको प्योर करने का, यानी कि स्वर्ण की तरह प्योर करने का कार्य करते हैं। तो इसलिए शनि की 7.5 को बिल्कुल भी नेगेटिव ना लें, उसको पॉजिटिव लें। शनि जी को स्मरण करें, उनको पूजा पाठ करें, उनसे प्रार्थना करें। हमेशा शनि की 7.5 में भी, उनके स्ट्रगल में भी उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। ठीक ऐसे ही जैसे शनि की 7.5 को बुरा मानते हैं, ऐसे राहु केतु को भी बुरा मानते हैं लोग। तो क्या राहु केतु किसी के ट्रांजिट में आ जाए, महादशा आ जाए, तो क्या उसका बुरा दौर शुरू हो गया? नहीं, राहु और केतु जब भी किसी के जीवन में महादशा, अंतरदशा में आती है, परीक्षा लेने के लिए आते हैं जी। आपके ऊपर जब राहु की महादशा आती है, आपके ऊपर जब केतु की महादशा आती है, अंतरदशा आती है, ट्रांजिट में आते हैं, तो समझ लीजिए कि ये आपकी परीक्षा का दौर है। तो उस समय आपको परीक्षा सतर्क होकर देनी, यानी कि आपको अपनी हर कार्यशैली पर, हर क्रिया पर, हर कार्य पर, हर कर्म पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यानी कि ये ग्रह चाहते हैं, ये एक एग्जाम ले रहे हैं आपका, अगर आप फेल हो गए तो आपका बुरा समय शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आप पास हो गए तो बेइंतहा सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। राहु का नेचर है, जब आता है बहुत कुछ देता है, और जब जाता है तो सब कुछ वापस लेके चला जाता है, यानी कि सीख देके जाता है। इसके वाइसे वर्सा भी है कि जब आता है तो बहुत कुछ लेता है, और जब जाता है तो सब कुछ वापस देके चला जाता है। तो ये भी अपने आप में एक सीख ही देके जाता है। तो राहु का काम है सीख देना, आपकी बुद्धि को परखना, आपकी ज्ञान को परखना, आपकी पाप को भी चेक करता है। अगर आप पापी हैं, षड्यंत्रकारी हैं, लोभ आपके अंदर भरा पड़ा है, तो आपको एक ऐसे चक्रव्यूह में, एक ऐसे जंजाल में फंसा के जाता है कि आप उससे जीवन भर निकल नहीं सकते। अब इसके अपोजिट केतु, केतु का नेचर, केतु क्या है? शरीर का धड़ है। केतु आपसे आपके पूरे जीवन के पाप कर्मों से मुक्ति दिलाना उसका धर्म है। पाप कर्मों से मुक्ति दिलाना, और फिर आपके अपने मेडिटेशन से, अपने अच्छे कार्मिक चीजों से, कार्यों से, कर्मों से इतना पॉजिटिव आपको बनवा देता है कि आप जीवन में आगे बहुत अच्छा सुख अर्जित कर पाए। केतु एक तपस्वी है। अगर आप शास्त्रों को अध्ययन करते हैं, आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं जो मैथोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपके पास बैठ करके वो आपसे भी ज्ञान को सीखता है, और आपको तपस्वी समझ करके आपको वरदान देके चला जाता है। और कभी कभी अगर आपके जीवन में बहुत पाप कर्म हुए हैं, बहुत गलतियां हुई हैं, तो उसका प्रायश्चित कराने का काम भी केतु करता है। अच्छा। तो देखा जाए ये दोनों ग्रह अद्भुत हैं, दोनों ग्रह दुर्लभ हैं, सिर्फ हमें इनको समझना है। अगर एक बार हमें समझ आ जाए ना, तो ये दोनों ग्रहों का नेचर ही हमें जीवन के परमो आनंद की प्राप्ति भी करा देता है। पैसा आनंद नहीं है, पैसा होना और उसका एंजॉय करना ये दोनों अलग बातें हैं। बहुत लोगों के पास बहुत पैसा पर वो आनंद नहीं कर पाते, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है
वो बहुत आनंद करते हैं जी। तो राहु और केतु को पाप ग्रह समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ये शैडो ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, जो हमारे जीवन में हमारे उत्थान और पतन का माध्यम तो बने हुए, कारण तो बने हुए हैं, पर वो क्यों हैं ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये सिर्फ हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। अगर हम पास हो गए तो ये दोनों ग्रह अद्भुत हैं, बेइंतहा तरक्की हमें प्रदान करते हैं। राहु के बारे में ये कहा गया है कि तीसरे, छठे, 11वें घर के अंदर राहु सबसे अच्छा होता है जी। केतु छठे, 9वें और 12वें घर के अंदर बहुत अच्छा होता है। उसके भी कारण है। तीसरा घर पॉलिटिक्स का है जी। 10वां घर स्टेटस का है और छठा घर षड्यंत्रों का है। तो राहु इन्हीं से रिलेटेड चीजों को समझना और समझाना चाहते हैं। आपके अंदर विद्यमान है ये चीजें तो एक दिन आपका विनाश कर देंगे, नहीं है तो ये ज्ञान ठूसने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा तो आप राजा हरिश्चंद्र की तरह महान भी बन जाएंगे। केतु छठे, 9वें और 12वां घर, 12वां घर मोक्ष का है जी। 9वां घर धर्म, तप, श्रद्धा, भाग्योदय का है और छठा घर रोग ऋण शत्रुओं का है। तो इन सभी से मुक्ति दिला देंगे, मोक्ष दिला देंगे। आपने जितने भी धर्म, कर्म, तप किया है उसका पुण्य फल आपको प्रदान कराएंगे। ये केतु का नेचर है। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं, जिस बात का आपने कहा कि भाई ये एक समय आएगा जब आपको राजा हरिश्चंद्र की तरह महान भी बना सकते हैं। अब 25 साल की उम्र में इंसान अगर संघर्ष कर रहा है, वो कह रहा है मेरा राहु तो काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन उन्हें उदाहरण के तौर पर देखना चाहिए मोदी जी को। भाई पूरी जिंदगी संघर्ष किया और उम्र के आखिरी पड़ाव जिसे हम मानते हैं उस उम्र में आकर उन्होंने पूरी दुनिया में फेम। ये ना हर इंसान को समझना पड़ेगा कि आज अगर 25 वर्ष की आयु में आपका संघर्ष है जी, 25-30 वर्ष की आयु में अगर आपका स्ट्रगल चल रहा है तो इसका मतलब ये आपके अपने पाप कर्मों के आधार पर है। तो हमें पहले तो उस प्रायश्चित को पूर्ण करना है जिससे कि ये हमारा जो स्ट्रगल है समाप्त हो जाए। हमारी जन्म कुंडली जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम व्यक्ति के ऋणों के बारे में बताते हैं जी। मनुष्य के जीवन में उसका जन्म उसके पाप कर्मों के आधार पर हुआ है। ये ग्रह किन किन भावों में बैठे ये इंडिकेट करते हैं कि आपका जन्म कौन से ऋणों की वजह से, कौन से ऋणों का प्रायश्चित करने के लिए हुआ है। तो आपको चाहिए कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मिलें, अपने ऋणों से अपने आप को, अपने परिवार को मुक्ति दिलाएं, उनका प्रायश्चित पूर्ण करें, उनकी जो भी दान, जो भी चैरिटियां वो करें, ताकि आपके अच्छे ग्रहों का बेनिफिट आपको प्राप्त हो सके। अच्छा, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये, लोगों जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने कहा आपको माणिक पहनना चाहिए, आपको मूंगा पहनना चाहिए, आपको मोती पहनना चाहिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। अब लोग पहनते हैं, उन्हें लगता है कि ये मैंने मैं अंगूठी उंगली में डाली और इधर से मेरी जिंदगी पलट गई। क्या नग, रत्न ये इतनी ही तेजी से काम करते हैं? देखिए हाँ, ये तेजी से तो काम करते हैं, पर सही समय पर सही रत्न, सही समय पर सही रत्न पहना जाए जी। तो ये आपकी किस्मत को बदल देते हैं। वरना आप सारे रत्न अभी डाल लीजिए, आपकी लाइफ शायद जो चल रही है उससे भी बदतर हो जाए जी। तो एक रत्न होता है जो आपके भाग्य का मालिक होता है, एक रत्न होता है जो आपका भाग्य विधाता होता है, एक रत्न होता है जो आपको जमीन से ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखता है। वो रत्न आपके पिता तुल्य रत्न है, पिता तुल्य ग्रह का ऑनर है। ठीक है। जैसे कि कुंडली में एक ग्रह आपके एज ए फादर काम करता है। हमें सिर्फ उस ग्रह को समझना है, उस ग्रह को पहचानना है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि त्रिकोण यानी कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का रत्न पहनना चाहिए। एक जीवन रत्न है, एक कारक रत्न है, एक भाग्य रत्न है। हर एस्ट्रोलॉजर उन्हीं को फॉलो करता है, बट मैं कभी उसको फॉलो नहीं करता, क्योंकि मैंने कम से कम 3 से 4 हजार कुंडलियों पे स्टडी की है जी। कि उनको वो रत्न कभी सूट ही नहीं किए, उल्टा उनकी उन रत्नों से बर्बादी हुई। भाई आज हमें मिले कोई तो मैंने बोला आपने कभी ये रत्न लग्नेश, पंचमेश, नवमेश ये रत्न बताए? तो उन्होंने हाँ जी मैंने तो पहने, पर मेरे तो ये नुकसान हो गया। तो मैंने पाया कि जब लग्नेश, पंचमेश और नवमेश की स्थिति छठे, 8वें और 12वें घर में चली जाए जी, जो कि अच्छे भाव नहीं है, तब कदापि वो रत्न धारण नहीं करने चाहिए। ओके। उसके बाद अगर आपका लग्नेश, आपका पंचमेश, आपका नवमेश आपके कुंडली के छठे घर में बैठा है, 8वें घर में बैठा है, 12वें घर में बैठा है, तो इनको, इन रत्नों को पहनने की भूल ना करें। उसके बाद देखें आपके दशमेश की पोजीशन क्या है, आपके एकादेश की पोजीशन क्या है, आपके द्वितेश की पोजीशन क्या है, आपके चतुर्थेश की पोजीशन क्या है। फिर ये भावों के जो रत्न हैं वो आपको राजा बनाएंगे। यानी कि एक होता है जेम, लॉर्ड ऑफ जेम्स जी, एक रत्नों में भगवान है, भगवान के समान रत्न है।
उसको पहचानना, उसको धारण करना आपके भाग्य का विधाता बन जाता है। जैसे कि मैंने पहचाना कि मेरी जन्म कुंडली में मेरा 10th हाउस का जो मालिक है, मेरे जो 10th हाउस का मालिक है और लगन का जो मालिक है मरकरी, वो मेरे 8वें घर में बैठा है। गूढ़ ज्ञान देता है, गूढ़ ज्ञान देता है, अंतर ज्ञान देता है, सिक्स सेंस देता है, बट उसकी पावर हेल्थ इश्यूज दे सकती है। तो लग्नेश मैंने कभी नहीं पहना, पन्ना मैंने कभी नहीं पहना। जब जब पहना है तो इश्यूज होते हैं, इसलिए मैं नहीं पहनता। अब भाग्य का रत्न है, धनेश का रत्न है शुक्र, भाग्येश जी और धनेश 10वें घर में बैठे हैं। हीरा पहनूंगा तो भी मुझे पता है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट तो बहुत मिलेंगे, पर इश्यूज भी आएंगे जी। पंचम का मालिक शनि, शनि मेरे 12वें घर में बैठा है, वो 6ठे घर के भी मालिक हैं, वो भी कभी सूट नहीं करेगा। मैंने तो अपना लग्नेश, पंचमेश, नवमेश ट्राई किया अपने ऊपर भी, पहले प्रैक्टिकली मैंने पूरी मेहनत की, बट मुझे सूट नहीं किए। उसके बाद मेरी कुंडली में लॉर्ड ऑफ जेम्स कौन है, फिर मैंने उस पर स्टडी की, तो मैंने देखा कि मेरा जो चतुर्थेश है, चतुर्थेश जुपिटर, सप्तमेश डे टू डे इनकम का मालिक जुपिटर कहां पर बैठा है, 10th घर में। 7th हाउस का मालिक अपने से चौथे बैठा है, चौथे घर का मालिक अपने से 7वें और 10वें घर में बैठा है, तो ये राजयोग कारक पोजीशन है। अब मैंने पुखराज तो पहना पर व्हाइट पहना, यानी कि मेरा भाग्येश और धनेश भी वीनस साथ में बैठे हैं, तो ये वीनस के लिए भी है और जुपिटर के लिए भी है, यानी कि बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। 80% व्हाइट और 20% येलो। उनकी डिग्री के अनुसार मुझे जितनी जरूरत थी बृहस्पति को बल देने की, मैंने उतना बृहस्पति को बल दिया, जितनी जरूरत थी शुक्र को बल देने की, उतना शुक्र को बल दिया, और 2003 में पहना था। आज आपके सामने हूं। किसी पंडित के लिए इतनी तरक्की सोच पाना भी एक असंभव सी बात है। सही बात। जो जिंदगी को मैंने जिया है, जो जिंदगी में जी रहा हूं, जो मैंने, चाहे पैसा हो चाहे फैमिली लाइफ हो, सब कुछ भगवान की कृपा से अच्छा है। अपनी फैमिली से प्यार करता हूं, मदर फादर भाई बहन सब मेरे लिए एक फैमिली है। मेरे क्लाइंट्स भी मेरे लिए एक फैमिली है। बिल्कुल। जिंदगी को जीने की बात करूं, कोई हजारों करोड़ रुपए पाके भी वो जिंदगी को नहीं जी रहा है जो मैं जी रहा हूं। क्लाइंट्स इतने बड़े बड़े, इतने सुपर रिच क्लाइंट्स हैं, दुनिया में बुलाते हैं, प्यार रखते हैं, अपने फंक्शंस में बुलाते हैं, टिकट कराते हैं, सारे सुख। एक मेरे दोस्त हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अच्छा, अब तो डीजी हो गए। एक बार मैंने उन्हें क्वेश्चन किया, मैंने कहा आपको पैसे की चाह बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कभी देखा ही नहीं आपको, पैसे की तरफ आप बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होते। तो कहते अच्छा पैसा होएगा तो मैं क्या करूंगा। मैंने कहा घर गाड़ी घोड़े सब। कह रहे अभी कौन सी गाड़ी में बैठा हूं। मैंने कहा मेरे साथ ही बैठे थे, मैंने कहा BMW में बैठे हो। और घर कहां पर है मेरा। मैंने कहा मोती बाग में 4-5 बेडरूम का पूरा मेन पूरा घर बना हुआ था, नौकर चाकर। कह रहे सब कुछ जब मुझे मिल रहा है तो ये पैसा सिर्फ किताबों में रहेगा। एग्जैक्टली। खाना भी कहां खाने जा रहे हैं। मैंने कहा ओबरॉय में जा रहे हैं खाना खाने। कह रहे जब सब कुछ साधन बिना पैसे कमाए मुझे मिल रहे हैं तो मुझे पैसे की चाह क्यों करनी। और वाकई उनकी बात सच भी थी कि पैसे से सुख अर्जित नहीं, पैसा एक माध्यम तो हो सकता है पर पैसा सुख दे नहीं सकता जी। कोशिश है, कहते ना पैसा सब कुछ है पर बहुत कुछ नहीं है, और पैसा बहुत कुछ है सब कुछ नहीं है। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए, पता होना चाहिए। जीवन में अभिलाषाएं शायद खत्म हो जाए, इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती। आपकी जेमस्टोन वाली बात से एक बात मुझे समझ में आती है, ये एक मुश्किल शास्त्र है, एक समझने की जरूरत है इसको। हाँ। गूगल पर देख के जब कोई पहनता है तो फिर नुकसान उठाता है। मैं कहता हूं एक मास्टर रत्न है, एक लॉर्ड ऑफ जेम्स है जी। और मैं आपको बता दूं कि इस धरती पे मुझसे बढ़िया स्टोन थेरेपी कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे समझने का तरीका अलग है। बिल्कुल, आप वो जनरल थ्योरी पर नहीं। और मैंने, आप देखोगे कभी आओगे मेरे ऑफिस, मैं कितने लोगों को नीलम ट्राई करा के, आज तक भी कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने नीलम ट्राई करके पहना है। जिसको नीलम पहनाया उसको सूट किया है, उसी को पहनाए जिसको सूट करेगा। जिसको जो रत्न सूट करेगा उसको वही पहना, और उसी से उसकी किस्मत बदली है। चलिए, मैं कभी ना कभी आपके ऑफिस जरूर आऊंगा अपनी किस्मत बदलने के लिए। वैसे भी आपने बीच में कहा था कि आपका समय ऐसा चल रहा है कि जो आपसे जुड़ जाएगा या बात कर लेगा उसकी किस्मत भी वहीं से बदलना। भाग्येश की दशा चल रही है, धनेश की दशा चल रही है। आज देखो, साल में 2-3 बार मैं यूएस चला जाता हूँ, 2-3 बार लंदन जाता हूँ, यूके जाता हूँ, साल में 2-3 बार यूरोप भी जाता हूँ, दुबई में ऑफिस है, हर महीने
एक हफ्ते के लिए दुबई रहता हूं, तो मैं ट्रैवल करता रहता हूं। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है जी। सच बताऊं, दुनिया जो मर्जी सोचती हो, पर मेरा उद्देश्य पैसा कमाना है ही नहीं। मेरा उद्देश्य है कि इस शास्त्र की जो इमेज खराब कर रखी है कुछ लोगों ने, उस इमेज को वापस से डेवलप करना। मैं लोगों को ज्ञान दूं, लोगों से रिश्ते बनाऊं। आप मुझे बुलाओगे ना, आप चाय पे भी मुझे बुलाओगे तो भी मैं आपको सारी नॉलेज दे दूंगा, सिर्फ एक कप चाय पे। मैं इस नेचर का व्यक्ति हूं। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, और पॉडकास्ट में हमने जितनी ज्ञान की बातें की हैं उतनी करीब से मैं भी आपको समझाऊं। आई होप ऑडियंस भी आपको बहुत करीब से आज समझी होगी। अगली मुलाकात फिर से कभी किसी ना किसी टॉपिक पर हम पॉडकास्ट में करेंगे। आज के लिए थैंक यू, आप स्टूडियो में आए। आखिर में आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहें तो आप जरूर कहिए। मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, मेरा उद्देश्य हमेशा कर्म का सच्चा और सीधा रास्ता दिखाना है। मैंने ज्योतिष के ज्ञान को सिर्फ अर्जित इसलिए किया कि मनुष्य को सही राह दिखा पाऊं। दोस्तों, माता पिता की सेवा करो, अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करो, जीव जंतुओं के प्रति अपने अंदर दया भावना रखो, गरीबों की दुआएं लेते रहो, आपका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। ज्योतिष बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा शास्त्र है, वेदों की आंखें कहा गया है। ज्योतिष रास्ता दिखाने का काम करता है, ज्योतिष भ्रम नहीं देता, ज्योतिष डराता नहीं है। अगर आपको कोई भ्रम में डालता है, कोई डराता है, तो उनसे सचेत रहें। कुछ टिप्स हैं, सुबह जब आप उठें तो 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करें, सीधा पांव जमीन पर रखें, अपने दिन की शुरुआत करें। अपने माता पिता के चरणों को रोज स्पर्श करें। माता पिता दुनिया में नहीं, उनकी प्रतिमा के आगे या उनका स्मरण करके उनको चरण स्पर्श करें, अपने दिन की शुरुआत करें। घर से निकलते समय अपनी गेट के पास जो भी, चाहे आपकी माता है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, बुआ है, जय माता दी बोल के निकले और स्माइल फेस के साथ घर से प्रस्थान करें। हमेशा आपका पूरा दिन, हर रोज, हर दिन आपका शुभ होगा। हफ्ते में एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके पूजा करें, थोड़े से मंत्रों की चैंटिंग करें। महीने में एक रविवार गायत्री यज्ञ करें, 108 गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां हवन कुंड में डालें। परिवार के साथ टेबल मैनर्स समझें भी और परिवार को समझाएं भी। यानी कि एक दिन, एक समय का डिनर, चाहे वो लंच हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे डिनर हो, एक समय का खाना आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके खाएं। इससे परिवार में प्यार बढ़ता है। और महीने में एक शुक्रवार या हर शुक्रवार के दिन आप नौकर खाना बनाते हैं अमीर लोगों के घर में, लेकिन चाहे थोड़ा सा हाथ लगाएं। घर की गृहिणी, चाहे वो माता हो, चाहे वो बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, घर की गृहिणी, वो अपने हाथ से खीर बनाए, हलवा बनाए और परिवार को, सबको अपने हाथ से प्लेट में डाल के, अपने हाथ से प्लेट में डाल के खिलाए। इतना प्यार बढ़ेगा, इतनी शुभता बढ़ेगी, इतनी आपके घर में तरक्की होगी। त्योहारों पर अपने परिवार के साथ मिलजुल कर त्योहारों को सेलिब्रेट करें। कभी भी नेगेटिव चीजें आपके घर में प्रस्थान नहीं करेंगी। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अपने जीवन में फॉलो की और आज उसी से ही सारी सक्सेस है, उसी से ही सारे सुख है, उसी से ही सारे साधन हैं। भगवान तो किस्मत को बदलना चाहता है, आप उसके सही रास्ते पर कदम उठा करके तो देखिए। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।